जैसा खूबसूरत रूप तो पूरे पृथ्वी लोक में किसी का नहीं है। पिथौरागढ़ के महल की इकलौती राजकुमारी सौंदर्य को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो हमेशा से ही खुद को पृथ्वी लोक की सबसे सुंदर कन्या मानती थी, लेकिन वो जितनी सुंदर थी उतनी ही निर्दयी भी थी। ऐसे ही एक बार, राजकुमारी साहिबा, माली ने कहा था आज बड़े फूल नहीं खिले हैं, इसीलिए छोटे फूल ही ले आई। अभी जाकर माली से कहो, अगर बड़े गुलाब नहीं मिले तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सरिता दासी जल्दी से बड़े गुलाब लेने चली जाती है। तभी सौंदर्य की नजर अपने पैरों पर पड़ती है तो वो चिल्लाकर दूसरी दासी कमला से कहती है, अरे ये क्या, मेरे इन फूलों से नाजुक पैरों में चंदन न लगाकर तुमने ये रंग क्यों लगा दिया? माफ कर दीजिए राजकुमारी साहिबा, गलती हो गई। अभी के अभी दूर हो जाओ तुम लोग मेरी नजरों से। तुम सब की सब मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो कि मुझे अच्छे से तैयार नहीं करोगी, लेकिन तुम सब की सब कान खोलकर सुन लो। मैं हूँ राजकुमारी सौंदर्य। मैं इस पृथ्वी की सबसे सुंदर राजकुमारी हूँ, और तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम लोग मेरे इस रूप को नष्ट नहीं कर पाओगी। चली जाओ अभी के अभी, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैं हूँ राजकुमारी सौंदर्य, और मैं ही हूँ इस पृथ्वी की सबसे सुंदर राजकुमारी। राजकुमारी के दुर्व्यवहार की बात माली और दासियां जाकर राजकुमारी सौंदर्य के पिता राजा विक्रमादित्य को बताते हैं। शाम को जब विक्रमादित्य चिंता में अपने कक्ष में यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं तो उनकी पत्नी रानी रत्नावती राजा के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? हमारी चिंता का एकमात्र कारण हमारी पुत्री राजकुमारी सौंदर्य है। क्यों महाराज, अब क्या कर दिया सौंदर्य ने? वो हमारे महल के नौकरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। दासी से लेकर माली तक सभी पर अत्याचार करती है, और ये सब ठीक नहीं। यही सब सूचना हमें भी मिली है महाराज। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। महारानी, हमारा कोई पुत्र नहीं है। राजकुमारी सौंदर्य ही इस राज्य की उत्तराधिकारी है। अगर वही प्रजा का दुख नहीं समझेगी, उन पर अत्याचार करेगी, तो प्रजा विद्रोह कर उठेगी। तो इसका उपाय क्या है महाराज? यही सोचकर तो मैं चिंतित हूँ महारानी। मुझे लगता है इस विषय पर हमें कुलगुरु से राय लेनी चाहिए, वही हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो महारानी, वो सिद्ध पुरुष हैं। हमारी समस्या का समाधान उनके पास जरूर होगा। मैं कल ही उनके आश्रम जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। अगले दिन राजा विक्रमादित्य कुलगुरु से मिलने उनके आश्रम जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजा साहब, आज इतनी दूर हमारे आश्रम में आने का कारण? गुरुदेव, मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूँ और आपके पास उस समस्या के समाधान के लिए आया हूँ। कैसी समस्या राजा साहब? फिर राजा अपनी सारी समस्या गुरुदेव को बताते हैं। गुरुदेव उनकी समस्या सुनकर कहते हैं, आपकी समस्या का समाधान मैं अभी किए देता हूँ राजा साहब। इसके बाद गुरुदेव अपनी शक्ति से एक मुखौटा प्रकट करते हैं और वो मुखौटा राजा साहब को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए राजा साहब, ये मुखौटा रख लीजिए, और रात को जब राजकुमारी सो जाए तो ये मुखौटा उसको पहना दीजिएगा। कुछ दिनों में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। राजा वो मुखौटा अपने साथ ले जाता है। महल पहुंचकर वो सारी बात रानी को बताता है। छी छी, ये कितना कुरूप मुखौटा है, क्या मेरी बेटी इतनी कुरूप हो जाएगी? तुम गुरुदेव पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। रात को जब राजकुमारी सो जाती है तो राजा वो मुखौटा उसे पहना देते हैं। अगले दिन सुबह सरिता दासी राजकुमारी के लिए जूस लेकर उसके कमरे में आती है। राजकुमारी साहिबा, उठ जाइए, देखिए मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। जैसे ही राजकुमारी सोकर उठती है तो सरिता दासी उसका कुरूप रूप देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छी छी छी, कितना कुरूप और डरावना चेहरा है ये, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें कुरूप कहो? अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं तो आईने में खुद को देख लीजिए, मैं तो ये कुरूप चेहरा नहीं देख सकती, मैं तो चली यहाँ से। राजकुमारी खुद को आईने में देखती है तो डर जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी कुरूप कैसे हो गई? राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी, मैं वन में जाकर रहूंगी ताकि कोई भी मेरा ये भयानक रूप ना देख सके।
राजकुमारी चेहरे को ढककर जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में चलते चलते रास्ते में उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है और वो वहां चली जाती है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत खाना पका रही होती है। तभी राजकुमारी जाकर उससे कहती है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ जरूर बेटा। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत उसे पानी देते हुए कहती है, ये लो बेटा, लेकिन ये तो बताओ तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? जी मैं इस जंगल में राह भटक गई हूँ। तुम्हारा घर किधर है बेटा? मेरा कोई घर, कोई गांव नहीं है, कोई नहीं है मेरा। तू रो मत बेटा, अब से तू मेरे साथ ही रहना, आज से यही तेरा घर है। जंगल में रहकर राजकुमारी को कुदरत की खूबसूरती का एहसास होता है। ये पृथ्वी, ये फूल कितने सुंदर हैं और ये पक्षी कितना सुंदर गाना गा रहे हैं। सब कितने सुंदर हैं। बस एक मैं ही कुरूप हूँ, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया। अगर उसने मुझे कुरूप नहीं बनाया होता तो मेरी तो पूरी जिंदगी उस महल की चार दीवारी में अपने रूप के अहंकार में ही गुजर गई होती और प्रकृति के इस असल सौंदर्य को मैं कभी पहचान ही नहीं पाती। तभी वहां एक पक्षी जिसे तीर लगा होता है वो राजकुमारी के पैरों में आकर गिरता है। हे भगवान, इस प्यारे से पक्षी को न जाने किसने चोट पहुंचाई। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो धीरे से उस पक्षी से तीर बाहर निकालती है और उस पर जड़ी बूटी लगाकर उसे उड़ा देती है। तभी झाड़ियों के पीछे से राजकुमार आमिर, जिसने तीर चलाया था, ये सब देख रहा होता है। फिर वो राजकुमारी के पास जाता है और कहता है, कितनी दयालु और नेक दिल हो तुम, लेकिन तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, अब मैं चलती हूँ। रात को भी राजकुमार आमिर को वो लड़की अपने सपने में दिखाई देती है और वो उठकर बैठ जाता है। न जाने कौन है वो लड़की, पता नहीं क्यों मेरा मन उसे देखने के लिए बेचैन हुआ जा रहा है। कल सुबह जाकर मुझे उस लड़की को ढूंढना ही होगा। अगले दिन राजकुमार फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जाती है। कोई है क्या भीतर? कौन है? कौन है? अरे ये तो वही राजकुमार है, लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? जी क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? रुकिए, मैं अभी लाई। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ। मैं सुबह से ही तुम्हारी खोज में था और अब जाकर तुम मुझे मिली हो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। लेकिन ये असंभव है। आप मेरा कुरूप रूप देखेंगे तो डर जाएंगे। अरे किसने कहा कि तुम कुरूप हो? इंसान की सुंदरता तो उसके मन से होती है और तुम्हारा मन तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे बाहरी रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये घूंघट हटा लो। मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। तभी राजकुमारी अपना घूंघट उठाती है। वाह, कितना सुंदर रूप पाया है। क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो? इसके बाद राजकुमार तालाब के किनारे ले जाकर उसको उसका चेहरा दिखाता है। मेरा चेहरा लौट आया, मेरा रूप लौट आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। आपकी वजह से ही मैं श्राप मुक्त हो पाई हूँ। अपने रूप के अहंकार के कारण ही मुझे ये सजा मिली थी, लेकिन अब मैं अपने राज्य जाकर सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेरे राज्य ले चलेंगे? अवश्य। राजकुमार उसे लेकर उसके महल जाता है। महल पहुंचकर राजकुमारी सबसे माफी मांगती है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने रूप पर इतना घमंड किया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, बल्कि असली सुंदरता तो इंसान के भीतर होती है। साथ ही साथ मैं अपनी इस प्रजा से भी माफी मांगती हूँ जिनके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमारी की जय हो! राजकुमारी की जय हो! इसके बाद राजा और रानी उन दोनों को अपने गले लगा लेते हैं।